रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वालेकुम अस्सलाम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज के मेहमान कौन हैं, ये बताने के लिए और उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आप सबको लिए चलता हूं सिद्दीक भाई के पास, जो कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्दीक भाई। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया वालेकुम। काशिफ। आज की हमारी शख्सियत जो है, जिनको हम उनकी शख्सियत का अहाता करेंगे, आलमचंद के बेटे गुफरान गुफरान अहमद नकवी। गुफरान हुसैन। गुफरान गुफरान हुसैन वल्द हुसैन सैयद मोहम्मद अहमद। गुफरान हुसैन नकवी, आलमचंद के बेटे। और इलाहाबाद, यकीनन पगना चाइल के एक सितारा। आज हम बात करते हैं गुफरान भाई से। आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपनी फैमिली के मुताबिक, के मुतालिक, अपने ख़ानदान के मुतालिक हमें बताएं कि वो कहाँ से उनका ताल्लुक है और किस तरीके से वो अपने आप को परगना चाइल से जोड़ते हैं। गुफरान भाई, हमें बताइएगा प्लीज। मैं इलाहाबाद में ही पैदा हुआ था। बचपन की तालीम वहीं मैंने हासिल की थी। और तालीम भी कुछ ऐसी थी कि जिसमें के उर्दू मीडियम भी था, हिंदी मीडियम भी था और अंग्रेजी मीडियम भी रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे उर्दू मीडियम तो अब शायद नजर नहीं आएगा। और मेरे दादा का नाम सैयद मोहम्मद हुसैन था और मेरे बाप का नाम सैयद मोहम्मद अहमद है। मैं उन्हीं की औलाद हूँ। उनकी और मेरे दो भाई और हैं और एक बहन भी है। वो प्रोफेसर रह चुके हैं और उसके डिप्टी डायरेक्टर वगैरह हो गए, रिटायर हुए हैं। उनको वो बहुत ही अदबी इंसान थे। अंग्रेजी और उर्दू दोनों में उनकी महारत थी और फारसी में भी साथ भी, क्योंकि फारसी से मेरा कोई रब्त नहीं रहा है इसलिए मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन बहरहाल उनकी अंग्रेजी और उर्दू की तालीम के बारे में तो कुछ कहना जरूर, कुछ अलग दिखाने की बात है। पहले वो इलाहाबाद में ही थे, फिर उसके बाद चूंकि गवर्नमेंट सर्विस में थे तो इलाहाबाद से गोरखपुर और रामपुर डिग्री कॉलेज में और मुख्तलिफ जगह जाते रहे। जब वो लखनऊ उनकी पोस्टिंग हुई तब हम लोग भी इलाहाबाद से लखनऊ आ गए। और उसके बाद फिर हम लोग लखनऊ के ही हो गए। अब साकिन सुकूनत तो लखनऊ की अख्तियार कर ही ली है, यहीं रहते रहे हैं और सा यहीं गुजरा है। और उसके बाद तालीम के लिए मेरी बचपन की तालीम कुछ वहां इलाहाबाद में रही और उसके बाद फिर यहाँ लखनऊ में यूनिवर्सिटी में बीएससी प्रीवियस तक मैंने पढ़ा। फिर मैं चला गया आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। वहां से मैंने इंजीनियरिंग की। ये बहरहाल हिंदुस्तान का ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और सबसे पहला आईआईटी है, 1951 में बना था 19 अगस्त को, जिसका की इनॉग्रेशन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये एमआईटी के पैटर्न पर है। ये जवाहरलाल नेहरू का विजन है कि उन्होंने एमआईटी के पैटर्न पर आईआईटी बनाया और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ऊपर आईआईएम बनाया। अच्छा। और आज की हिंदुस्तान में तो 5 आईआईएम है और आईआईटी हमारे जमाने में तो 5 ही आईआईटी हुआ करते थे और अब 20-25 हो चुके हैं। लेकिन ग्रेड 1 आईआईटी वो आज भी सिर्फ 5 ही हैं, जो खड़गपुर, कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास में है। और मैंने वहीं से डिग्री ली थी। और फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी है वोल्टास, यहाँ पर टाटा ग्रुप की, जो कि बहुत मशहूर कंपनी है, उसमें मैंने नौकरी की। और उसमें 5 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं चला। उससे पहले मैंने 2 साल मैंने एक इरिगेशन ही कंपनी में भी काम किया था, प्रीमियर इरिगेशन। तो छोटी कंपनी भी, वोल्टास तो एक जायंट है, वहां आ गया। और उसमें काम करने के बाद फिर एक यहाँ पर पीवीसी की जो पाइप्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे, यानी पायनियर्स थे, एक डच कंपनी थी वेव इन इंडिया लिमिटेड। मैंने उसमें लखनऊ में ज्वाइन किया एज एरिया मैनेजर। उससे मैं आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद फिर मैंने, जब मेरे लिए ये हुआ कि साहब हमेशा जब भी बात आए कि साहब लखनऊ से आप दिल्ली आ जाइए, मैंने कहा मैं ना पाऊंगा। तो मैंने कहा जब मुझे लखनऊ ही छोड़ना है तो मैं हिंदुस्तान के बाद। और यही हुआ कि आखिर में मैं मस्कत चला गया। तो मस्कत में नौकरी करता रहा। मैंने बहरीन, मैंने कतर में किया, बहरीन में किया और सऊदी अरेबिया में किया। मुख्तलिफ जगहों पर मैं करता रहा। मेरा सब्जेक्ट जो है वो इरिगेशन रहा है और वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग को मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। मस्कत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा मेरा वाटर प्रूफ किया हुआ है। ईद का पावर स्टेशन बहरीन में है, वो भी तो मैंने, वो यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। और सब में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कामयाबी रही है। और जहां तक ये कि भाई मेरे भाइयों का है, वो अपनी अपने सब जगह पर लगे हुए हैं। अब इस वक्त तो जाहिर सी बात है कि सभी एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। और बहन मेरी अलीगढ़ में है।
तो मतलब ये कि तो बाकी कुछ। आपने आलमचंद के बारे में जरा बताइएगा अपना कि हाँ, मैं वहाँ। तो भाई आलमचंद तो अभी भी कुछ दिन पहले भी हम लोग गए थे। हम्म। मैं और मेरे चचेरे भाई वासिफ, आप जानते हैं, हम लोग हम्म। अभी पिछले महीने में भी हाँ, इसी 14 तारीख को इसी महीने में गए थे वहाँ, तो एक दिन जी। रह के आए हैं वहाँ। और मतलब हम्म। बाकायदा फोटो वगैरह भी वहाँ खींची गई थी। मैं कुछ बाकायदा घर के सामने मस्जिद वगैरह है, और कब्रस्तान जाकर फातिहा भी पढ़ा गया था। जबकि मैंने अब्बा जी यानी बड़े बाप मजहर हुसैन की वो कब्र की जियारत भी की। इससे पहले जब उनकी तस्दीन हुई तो मैं यही लखनऊ में था। तो पिछले साल मैं गया तो वासिफ साहब में नहीं थे, जो मेरे साथ गाइड थे, उनको इतना अच्छा। पता नहीं था। तो अब की हम्म। इसमें खास फर्क ये आया कि मुझको वो जियारत करने को मिली अपने बड़े अब्बा की कब्र, खबर। जहाँ की मैंने खास तौर से खुसूसी फातिहा पढ़ी। हम्म। आलमचंद तो बाहर आलमचंद है। और नकवी तो मैं समझता हूँ कि सिवाय जहां तक चायल का सरोकार है, सिवाय आलमचंद की और कहीं नहीं। बाकी जो है रिजवी होंगे जो मुसलमान में है और सैदपुर वगैरह में। लेकिन और अब आलमचंद में आबादी रिजवियों की यूं हो गई है कि शादियां यहाँ होती गई, यहाँ लड़के कम थे, लड़कियां ही थी। उससे ये हुआ कि सब रिजवियों ने की आबादी हो गई है, और नकवी सिर्फ अब घराना है तो हम लोग। और एक वहां के और भी हैं, वो सिप्पन बाबा, वो भी वहीं रहते हैं। भाई जो वो उनके बाप का नाम था अकबर, अली अकबर दादा, भाई जी बराबर नाम लिया करते थे। वो शायरी भी करते थे। और वो उनसे किसी ने एक दिन पूछा कि भाई मुहर्रम अली बताओ कि मुहर्रम क्या होते हैं? कहते मुहर्रम तो वो होता है कि महीना कहा मुहर्रम, अरे कहीं जी मुहर्रम महीना और का, तो कहते कि मुहर्रम का मतलब होता है एहतराम किया गया हो जिसका, मुहर्रम महीना। और उन्होंने उस पर एक शेर भी कहा था, नाम है ओकर मुहर्रम, लेकिन है वो बिल्कुल गंवार, बात वो ऐसी करे सुनकर हंसे कुकुर सियार। अच्छा। हाँ, ये हमने सुना हुआ है, हमारे यहाँ कहा जाता था सुनकर ऐसे कुकुर सियार। और अब तो वहां पर काफी लोग हैं, अब भी गांव है, आबाद है, बहरहाल हम लोग होके आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था, शरारती थे? कैसा आपने बचपन गुजारा? भाइयों पे रोब जमाते थे, बहन पे, नहीं भाइयों नहीं पे? सर, ये तो रोब ना मैंने कभी जमाया ना मैं जमाता हूँ, बल्कि मैं सबसे ज्यादा सॉफ्ट आदमी मैं ही रहा हूँ। अच्छा। और हर जगह ही, बल्कि मेरी माँ कहती थी कि सदा तुझे किसी को इसके मारे मक्खी न मरेगी क्या करेगा दोबारा। मैं इस किस्म का मिजाज मेरा कभी नहीं रहा। और मतलब ये कि आम सा इंसान रहा हूँ। उनकी बचपन। वालिद साहब मेरे काफी प्रोफेसर होने के नाते वो काफी सख्ती करते थे। और मुझसे थोड़ा सा वो भी रहते थे कि भाई ये इतना गैर संजीदा इंसान, इसकी तालीम देखिए, और उसके बाद इसकी वो। तो मैंने कहा भाई वो प्रोफेसर की सोच होती है, और एक मार्केटिंग का आदमी जो खिलंदड़ा नहीं होगा और मिलने वाला मिलनसार नहीं होगा तो उसका काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मेरा उनका मतलब इस मामले में। लेकिन हाँ बहरहाल, क्या तो मतलब ये कि नहीं, मेरे इससे तो वो यकीनन खुश थे, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि भाई अल्लाह के फल से। उससे पहले बहुत मैंने मार खाई है उनसे, कि उसके बाद भी वो नहीं बोलते थे, कहते कि नहीं अब तो ये तो मैं समझता था कि ये खानदानी है हमारा, क्योंकि मैंने भी बहुत मार खाई है, और दोनों भाई थे सगे, तो नहीं, वो आपके हाँ, छोटे छोटे अब्बा भी पिटाई करने वालों में थे। हाँ, नहीं, बड़े अब्बा जी तो नहीं करते थे, शायद ही थोड़ा हाँ, बहुत किया हो। लेकिन लेकिन हाँ, छोटे अब्बा तो किया करते थे, यानी लेकिन आपके मैंने वालिद। सुना, जी मैंने सुना है कि बड़े अब्बा जो थे वो बहुत ही तहम्मुल वाले, और बहुत इत्मीनान वाले, बहुत सब्र। खुश मिजाज और हाँ। हंसने खिलंदरे वाले। तो मैं अक्सर मैं भी मिसाल देता हूँ, मैं भी बड़ा अब्बू हूँ, अपने बड़े अब्बू को ही पढ़ा हूँ, इसलिए चले, मैं अच्छी सबसे बड़ा बात हूँ। है। अच्छा, ये बताइएगा कि भाई बहनों से आपने बताया कि आपका रवैया बहुत ही नरम था, और वो कभी कोई ज्यादा, क्योंकि उस जमाने का रवायात यही थी ना कि बड़े भाई एक दिन का भी बड़ा हो तो बहुत बड़ा हो जाता था, वो बहुत सख्ती और रोब और अपनी सारी, नहीं तो नहीं, वो ऐसा सब आपने कतई कुछ नहीं था, आप लोगों में किसी में नहीं था। स्कूल। ताकि जब सबसे छोटी 12 छोटी खदीजा थी तो ऐसा उसके साथ नहीं था, तो बाकी किसी के साथ क्या होगा। अच्छा, तो स्कूल में आपका कैसे, शरारती थे, शरारतें करते थे, घर में कुछ शरारतें नहीं, करते थे? उस वक्त मैं जरा सा खामोश तबीयत इंसान था, चूंकि अच्छा। बकौल शख्स है कि पढ़ाई, जो पढ़ाई करते थे वो बड़ा खामोश रहा करते थे, मैं खामोश किस्म का। तो अब मैं अपने उस वक्त के साथियों को जो मैंने ढूंढ निकाला है, जो कुछ स्कूल में थे,
मतलब आप बने आने के बाद, वापसी आने के बाद, मतलब IIT खड़गपुर वालों के तो शुरू ही किया। मैं करते करते नीचे वो उस प्राइमरी स्कूल तक पहुंच गया, वहां भी कुछ लोग हैं, तो उनसे बात करता कहता हूँ, मैंने कहा भाई अब आप, मैं वो नहीं हूँ जो आपने देखा था, अब मैं एक वही इंसान हूँ, लेकिन हंसता हुआ, और उतना सीधा उतना नादान नहीं हूँ जितना आपने मुझको देखा था। अच्छा, आपने एक बड़ी मशहूर शख्सियत डिप्टी आइन नानी का जिक्र नहीं किया, उनके बारे हाँ में कुछ बताइए। हाँ भाई, भी वो मेरे नाना साहब तो मतलब ये कि डिप्टी इंस्पेक्टर होकर रिटायर हुए थे वहां बर्मा से, और नानी हम्म, मेरी वो शख्सियत थी जिनको कि शायद ही चायल में कोई ऐसा रहा हो जो न जानता रहा हो। अभी एक हाल में एक साहब का मवामा के इंतकाल, वो भी पूछते थे, को पहचानते थे वो आपकी, तो बीमार थे तो भी बता इशारे से कि वो डिप्टी आई, और न, बिल्कुल सफेद, वो सफेद लिबास में, यानी मतलब ये कि वो एक ही शख्सियत थी जिसका ही कोई जवाब नहीं था। और वो और वो, हाँ, सोशल वर्कर भी थी, और वो काफी मतलब ये कि लोगों की मदद क्या करती थी, ये बहुत ही अच्छे अखलाक की थी। और मतलब मैं, ऐसा है कि वो हमको बहुत चाहती थी। और वो हमारी जो बहन सईदा है, आप जानते हो, मिले होंगे वहां कराची में, जी जी सईदा बाजी, उनको, सईदाबाद। और जो तारिक जिनका इंतकाल हो गया उनको, हम तीनों को बहुत हम्म, ज्यादा चाहती थी वो। अच्छा। अच्छा अच्छा, ये मतलब मैं, बताइएगा जी, बताइए बताइए, पूछिए। मैं कहा ये बताइएगा कि ये तो पढ़ाई लिखाई तो चली रही थी, वालिद बहुत सख्त मिजाज के थे पढ़ाई के मामले में, वो तो जैसे कि हर बाप का ऐसा ही रुझान होता है अपनी औलाद के लिए। और अम्मी आपकी कैसी रही, कैसा अम्मी उनका भी सख्त क्या? थी, अम्मी अम्मी भी बहुत सख्त थी, सजा देने वो कहीं से कम नहीं थी। बाद में वो कहती भी थी कि मैंने बहुत ज्यादा तुम लोगों को वो किया है, इतना मुझे नहीं करना चाहिए था। खुद भी उनको इस बात का एहसास था, मलाल था। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई चल रही थी, साथ साथ भाई बहन घर में, खेल क्या, बचपन के हॉबीज क्या थे? बाहर खेलने मिलने जाते थे, डांट पड़ती थी खेल के भाई लिए, या खेल घर का का खेल मामला खेलते? ये है कि हम जहाँ रहते थे वो, उस बाहर निकलो तो स्कूल, और अंदर जाओ तो घर। यानी जो अकबर इलाहाबादी का जो कंपाउंड है, हाँ अकबर हाँ। इलाहाबादी शायर थे, उनका ही कंपाउंड था। तो अच्छा उसी में मतलब ये कि हम लोग भी किराएदार थे, स्कूल भी किराए पर आया हुआ था। तो घर में निकले तो इतवार को तो बस आफत हुई, सुबह हुई 8 बजे लड़के आ गए, खेलने लगे, हम लोग भी निकल के लग गए खेलने। अब दिन भर हम्म, खेलते रहे, दिन में रात आई तो अब घर में जाना ही है, फिर घर में जाके फिर जो सजा होती है, कोई 2-4 घंटे खाना न मिलेगा, खड़े रहो वगैरह वगैरह, बाद में फिर मिल ही जाता था। लेकिन ये कि ये हर इतवार का ये मामूल था कि यही होता था। अच्छा, आपने अभी हमने जिक्र किया डिप्टी नानी का, आपके ननियाल का, तो ननियाल का जरा ताल्लुक बताइएगा। ददियाल का तो आपने बताया कि आलमचंद है और इलाहाबाद, और हाँ, तो ननियाल का नहीं ताल्लुक बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ननियाल में तो हमारे नाना थे, और उनकी कुछ वो कजिन्स वगैरह भी थी। एक तो बसेड़ी भी आई थी, कुछ वो नहीं, ताल्लुक कटवला कहाँ भी। से था? है। ननियाल कहाँ से ताल्लुक? पीपल गांव से ननियाल आपका? कहाँ से ननियाल? हाँ, पीपल गाँव सही है। नहीं, ननियाल कहाँ से है आपका? पीपल गांव ननियाल का ताल्लुक कहाँ से है? डिप्टी तो नानी पीपल कहाँ गाँव से थी? का ताल्लुक कहाँ से भाई? हमारी नानी, हमारे नाना तो पीपल गाँव के ही थे, लेकिन अच्छा, पीपल हमारी, गांव से। हाँ पीपल गाँव, लेकिन नानी हमारी वो नीम सराय की थी। अच्छा, नीम सराय की, हाँ, यही ताल्लुक पूछना चाह रहा था कि हाँ, नक्का तो नानी जो है उसको मतलब बाहर रोड पर ये नीम सराय से हुआ करती थी नानी। और वहाँ एक से एक सुरसफेद लोग हुआ करते थे। आपने शायद मौजम मामू वगैरह को देखा हो वहाँ। जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, आजम मामू, मौजम मामू को, ये हमारी नानी के भाई थे। जी 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 जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि बचपन की खेल कूद, और ये तो आपने बताया कि बस एक ही दिन मिलता था आपको खेलने के लिए, संडे को। नहीं और नहीं, कोई शाम को हॉबी तो होता है? था, लेकिन वो उस दिन फिर दिन भर क्लास में होते थे, पढ़ते थे, तो उस दिन तो ये अच्छा। आफत नहीं आती थी। आफत तो हम्म, जब दिन भर होगा तभी आएगी, बाकी तो मतलब क्लास के बाद शाम को मगरिब से पहले घर आ जाने की होती कि दाखिल हो जाओ, तो वो तो 1 घंटा तो शाम को इजाजत होती ही है। मेरे ख्याल में ये तो उस जमाने के हर घराने का ये तौर तरीका था कि मगरिब के बाद अगर आप देर हो गई तो फिर आपकी खैर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल एक मुसल्लिम उसूल था ये। तो इसके अलावा कोई हॉबीज, बहुत से लोग होते हैं, स्टैम्प कलेक्टिंग होती है, कॉइन कलेक्शन होता है, नहीं, पढ़ना मेरी, किताबों का। पता नहीं क्यों मेरी हॉबी कहिए या उस वक्त तो खैर कोई हॉबी नहीं, बाद में अब ये है कि सिर्फ दोस्तों के सबके साथ बैठना, चाय कॉफी पीते रहना, शेर व शायरी करना, हंसी मजाक करना, ये मजा हमेशा का पसंद था। हाँ,
एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया मैं कि आईआईटी खड़गपुर में मुझे जाके ताश खेलना शुरू किया, वहां ब्रिज खेला मैंने, और मैं आईआईटी चैंपियन कई साल रहा। और मुझको कैंपस में उससे ही नाम लिया जाता है। जब भी कोई पूछता है तो फौरन नए को पता लगता है, कहता है भाई गुफरान, डू यू स्टिल प्ले ब्रिज? तो मैंने कहा मेरी शनाख्ती ब्रिज थी, और उससे मतलब ये कि मुझे काफी प्रोसेस वगैरह से भी ताल्लुक रहा। उनके घरों में खाने को भी मिलता था, जो वहाँ खेलने को मिलता था, और मतलब ये कि सिगरेट भी पीने को मिल जाया करती थी। जो पैसे तो होते नहीं थे बाखर, उस वक्त तो भाई जी को पता ही नहीं होता था, लेकिन ये अब गए तो प्रोफेसर, तो मैंने कहा भाई अब तो मतलब ये कि आप सिगरेट तो प्रोफेसर पी रहे हैं तो पिलाएंगे भी, तो इस हमारे किस्म का फायदा। खानदान में हमारे खानदान में तो सिगरेट जो थी वो शजर ममनुआ थी, आपने कैसे पी ली? हम लोगों तो ये हिम्मत कर नहीं सके, छुप छुप के एक आध दफा कभी पिया, नहीं नहीं, वरना ऐसा हुआ था कि हॉस्टल में गए, देखिए हॉस्टल तो सिखाता है ना भाई, वो सही। कष्ट ऐसा होता है, वो सिखाते क्यों है? कष्ट दे दे के सिखाएंगे, वगैरह वगैरह करेंगे, भाई ले लीजिए हाँ ये कीजिए, और उसके बाद फिर वो जब आदि हो जाएगा, अब डिब्बी लेके आओ पिलाओ हमको। उनको इसी सिखाना ये होता था कि वो हमको स्टूज करें बाद में। पहले वो एक एक कष्ट दे करके भी बाद में हमको स्टूज करते थे, वो गो अनकट इट नाउ। ठीक। और ठीक वो है। तब ये कि एक सिगरेट पी पाया 10 वो पी गए, ये सब हुआ करता था। अच्छा ये बताइए कि किताबें पढ़ने का बहुत शौक होगा यकीनन, घर में तो आप जो नहीं आपके मैंने वालिद थे। किताब तो नहीं, मैंने तो पढ़ने का वो नहीं था दादा। लेकिन अब ये मैं जो ये वो जो ग्रुप आ गया है मोबाइल, ये इसने उससे मैंने बहुत सीखा है, और मैं सीखता रहता हूँ, इसमें बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा हाँ तो मतलब वो इसका। कभी शेर व शायरी कुछ लिखना, कभी कुछ ऐसा किया जिंदगी में? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं किया, लेकिन हाँ एक तवा आजमाई जरूर की थी, वो मैं पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल। ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा, ये मिसरा तो उनका है, जो मंजर भोपाली का, मगर जी मिसरे बिल्कुल। सानी खाकसार ने तवाजमाई हाँ। की है। अच्छा। ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, बू जहल बू लहब तुम्हारे हैं, बूजर हमारा है। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा। तो चलिए अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपने रोमांस के बारे में क्या कहते हैं आप? जिंदगी का हिस्सा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि नहीं होना। सख्त घरानों में इसके बारे में भी बहुत ये रवैया रखा जाता था कि ये ऐसी चीज है कि जो बस आपको करने की जरूरत नहीं है, वक्त आएगा तो फिर आप। ऐसा है कि ये उस वक्त की अंदाज फिक्र थी। मैं जी। तो देखिए, किसी कतई अंदी या तरीके से किसी भी अंदाज फिक्र से ये गलत नहीं है। ये सिर्फ मतलब ये कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाऊंगा और कुछ उसपे कुछ वरना आदमी को तो मतलब ये कि ये एक कुदरती अब जाहिर सी बात है कि अब आप क्लास में जाके बैठेंगे और ये अब तो फिर मतलब ये कि भाई, अच्छा लेकिन एज फितरत है। अगेंस्ट अब तो उस वक्त तो ये जैसे कहते नहीं है कि ममनुआ वाली बात सही है कि भाई कोई दिखाई नहीं देता था। अब तो शायद ही कोई अकेला तनहा दिखाई देता हो, पहले शायद ही कोई साथ में दिखाई देता हो, बिल्कुल इतना लेकिन फर्क आ गया है। अगर लेकिन आप आपने तनहा ये ढूंढना चाहेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आपने ये देखा है कि जमाने के इस फर्क में, जिसमें पहले जमाने में कोई नजर नहीं आता था, तो उम्मन लोग बहुत रोमांटिक हुआ करते थे, ऐसी किताबें पढ़ा करते थे, ऐसे शेर व शायरी ऐसी किया करते थे कि जिसमें महबूब से मिलने की तमन्ना और ये सब। लेकिन अब जबकि सारे मौके तो रोमांस खत्म तक हो गया जिंदगी से, अजीब ही ये एक दौर आया है कि अब वो चीजें नहीं रही, ना वो लताफत रही रोमांस की, ना वो याद थी हकीकत रही। हमको भी रंगारंग बजमा रही हैं, लेकिन अब नक्शो निगारे ताके निसियां हो गई। यूं ही घर रोता रहा गालिब, तो अहले जहां देखना तुम इन बस्तियों को कि वीरा हो गई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि जिंदगी जो है आपको कैसी लगती है? क्रूअल है, बहुत ज्यादा जालिम है? अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, अल्लाह ताला ने आपको खाली वो नमाज और रोजा करने के लिए अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल निजाम दिया है, दुनिया दुनिया। मगर ये कि हर का मुझसे कितनी बार ये सवाल किया गया कि ये आप खाते हैं वो खाते हैं, ये आजकल मैं कि नस्ल से सुनता हूँ कि साहब मैं ये नहीं खाता हूँ वो नहीं खाता हूँ। मैंने कहा तो अस्तगफार। मेरा जवाब सीधा सही होता है कि हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने हलाल किया है, मैं सब शौक से खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करे खाता हूँ। तो जिंदगी आपको लगती है कि बहुत अ, अच्छी है, रहम है यही उसका?
उसको खूब जी भर के जीना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वैसे व्हाट्सएप भी भेजता रहता हूँ भाई, कि भाई जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। जी, बहुत उम्दा। ये बताइए कि मौत क्या देखते हैं, क्या है मौत? भाई मौत तो इसे कहते हैं कि भाई उससे अब डरो तो क्या, न डरो तो क्या, भाई मौत तो बस, मौत को जहन में रखना चाहिए क्योंकि आखिरत को जहन में रखना है, लेकिन मौत तो आनी है। और जैसी बात है, अमाल जैसे हो, अगर अच्छे अमाल हैं तो मौत में भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर अब अमाल ही खराब है तो फिर वो अल्लाह जाने उसका क्या होगा फिर वो। और अल्लाह, सबसे बड़ी दुआ जो मैं कहता हूँ हर मुसलमान के लिए, अल्लाह कलमे की मौत नसीब करे, इससे बड़ी कोई दुआ मेरी उसमें नहीं है, बहुत उम्दा वरना बात है, सब बेकार हो जाए। बहुत उम्दा बात। ये बताइएगा कि आपने कभी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो, किसी भी हवाले से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ बहरहाल मैं ये बताऊंगा कि मैं ने नौकरी हमेशा की और आराम से करता रहा, कभी किसी की परवाह नहीं की। जहां समझ में नहीं आया, मतलब ये कि पहली कंपनी में लड़के, दूसरे में वोल्टास वालों ने मुझसे करते करते मुझे दिल्ली ट्रांसफर किया। मैंने कहा अच्छा आप ट्रांसफर कर रहे हैं? मैंने कहा माई डेज आर नंबर्ड, मैं रिजाइन कर दिया। विविन इंडिया में करते कुछ हुआ, काफी दफा हो गया, फिर मैं बाहर चला। मतलब मैंने अपनी अपनी मर्जी से नौकरी की। मैंने कंपनियों पे केस किए हैं, 2 बार मस्कत में करके जीता हूँ, और एक बार सऊदी में 3.5 साल केस चला हूँ। वहां सऊदी में कोई सर नहीं उठा सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं खान साहबों का खान साहब निकला हूँ, मैंने वो जीत के पैसे लेके आया हूँ, जो भी फैसला जो भी कोर्ट ने किया था, उसको अपील तो भी की उसने, आपने लेकिन तो आपने अपनी जिंदगी को जो है जी से जिया है, अपने जी को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात। हमने कोशिश की आज कि आपकी शख्सियत का कुछ अहाता करें। माशाल्लाह, देखने वाले और सुनने वाले जो हैं उनको तो नजर आ रहा होगा कि आपकी शख्सियत जो है किस कदर पुरबहार है। और पाकिस्तान भी आपने, यकीनन मेरी मुलाकात आपसे पाकिस्तान में हुई थी, जी, तो अब तो पहली आजकल बार तो मुलाकात हालात। वहां गुलशन में हुई थी, मैंने आपको याद भी दिलाया था। जी 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 जी, मुझे याद है। तो उस जमाने का पाकिस्तान और अब के जमाने का पाकिस्तान बहुत फर्क हो चुका है, बहुत हालात बहुत डिफरेंट हो गए हैं। तो ये तो हर जगह होता है, मतलब ये कि थोड़ा ये तो पॉलिट मतलब क्या किया जाए। तो मैं आपको हार्ट सूप पे नहीं रखूंगा, पॉलिटिकल इशू होता है थोड़ा इस वजह से। तो बहरहाल ये है कि उस वक्त का पाकिस्तान यकीनन बहुत अच्छा था, आपने भी देखा होगा, और अब के पाकिस्तान में बहुत फर्क है। तो आपसे भी मेरी मुलाकात रही वहाँ पे, और हम हमेशा देखते रहे। तो आज आपसे जो है हमने तफसीली आपकी शख्सियत के बारे में भी बात की। अब ये फर्दर जो बात होगी वो काशिफ करेंगे आपसे। जी बहुत बहुत काशिफ। शुक्रिया सिद्दीक भाई। जी गुफरान भाई, अभी आपने बताया कि आपने सऊदी अरेबिया में भी कंपनी पर केस किया था और उसको आप अल्हम्दुलिल्लाह जीते भी थे। हम्म। और मैं इस प्रोग्राम को देखने वालों को बताना चाहूंगा कि गुफरान भाई ना सिर्फ वो केस जीते थे, बल्कि उस केस के वो खुद ही वकील भी थे। यकीनन यकीनन, तो इसलिए उस कि मैं बारे किसी में को, दे आर सेलेबल, तो उस मुझको बारे में मोटी। थोड़ा बताइए, और ये भी बताइए कि आप खुद ही क्यों वकील बने, वो भी सऊदी अरब में। नहीं उसके देखिए, बारे ऐसा में था थोड़ा कि तफसील से बताएं। देखिए ऐसा है कि एक तो, एक इंडियन वर्सेस अरब, नॉट सऊदी अरेबिया, इजिप्शियन भी हैं, जॉर्डन भी, सब जॉर्डन साहब एक तरफ हैं, और एक तरफ एक हिंदुस्तानी है। और मैं भरोसा, सब लोग बिक जाया करते हैं, हर आदमी की कीमत है। भाई परचेज, भाई मार्केटिंग वाले लोगों को दे दिलाए का मतलब ये कि कुछ भी इस तरीके से कि आदमी की कीमत होती है। मैं और मैंने भरोसा नहीं किया। थोड़ा बहुत अरबी मुझको आती थी, क्योंकि मैंने 9th 10th में अरबी पढ़ी भी थी। 9th 10th में मेरे स्कूल में अरबी पढ़ी थी, तो कुछ मुझको किताबी अरबी आती थी। और मेरा स्पॉन्सर जो कि अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता था, मगर वो जब एम्बेसी कोई आदमी आया तो अरबी बोलता था। तो मैंने इस शराब ने कहा कि उससे कि साहब मैंने तो इनसे अंग्रेजी सीखी है, इस वजह से कहें कि वो अरबी बोल रहा है, इनसे जो साथ में हमारे हैं वो इंडियन एम्बेसी के थे। तो मैंने कहा भाई आई हैव लर्न इंग्लिश फ्रॉम हिम। अब बताइए कि फिर आदमी आगे क्या, ये तंज भी था और उसको रास्ते पर लाना भी था। और उस केस में तो वाकई बताइए कि
और मैंने बात कहा था कि मैंने दफ्तर छोड़ दिया है तो मैं दफ्तर नहीं आऊंगा, और अल्लाह के करम से मैं बाहर आया, दफ्तर मुझे जाना नहीं हुआ, सीधा बाहर से एग्जिट लगा और मैं एयरपोर्ट से सीधा लखनऊ आया अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। बकौल हमारे बैचमेट के मैंने बताया, कहने लगा भाई वो बताया कैसे परेशान है, कहने यार दिस इज व्हाट ओनली यू कैन डू इट, यू आर ओनली द वन हु केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो हम लोग तो बड़े फर्ज कहते हैं कि वो एक अपने किस्म का एक इंसान है, उसका अपना एक क्लास है। ये मेरे बैचमेट्स आईआईटी खड़गपुर के मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कहले वी वुड नॉट हैव टू डू व्हाट गुफरान हैज बीन ऑलरेडी डन इट एंड प्रूव्ड इट बियॉन्ड एनी डाउट। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की। जी। जो भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए आईआईटी से इंजीनियरिंग करना एक ख्वाब होता है, पर उस ख्वाब को हकीकत में बहुत ही कम लोग बदल पाते हैं। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? अल्लाह का करम। मैं बताऊं कि मैं बीएससी फिजिक्स से पढ़ता था और मैं उस साल मेरे चेचक निकल आई थी, स्मॉल पॉक्स, तो मैं इम्तिहान नहीं दे सका। तो सब घर में था कि भाई साल बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा अल्लाह ताला एक दर खोलता है 100 दर बंद करता है, 100 दर खोल देता है। और एक दिन पहले मेरी माँ ने मुझसे पूछा जाओगे, मैंने कहा जाके क्या करेंगे, पढ़ के तो लोग आते नहीं। फिर कहते हैं लाओ चले जाते हैं, ये सोच के गए। और जैसे ही पर्चा मैथमेटिक्स का हाथ में आया, मैंने कहा लगता है कि मैं तो मतलब उसको देखते ही मुझे लगा कि मैं 50% तो हर्डल क्रॉस कर गया हूँ, पर्चे को देखते ही मुझे 100 में 100 नजर आने लगा। और मैं 96 मार्क्स को उसको कर पाया। दो दो नंबर के जो सवाल दो दो नंबर के थे वो 4 फंस गए, इमेजिन, जो कि पूरा बड़े बड़े। खैर 12 93 जो कुछ मिला, उसके बाद फिर सेकंड पेपर में इंग्लिश का पेपर था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक ठाक आती थी। तो मैंने कहा भाई ये भी अब तो उम्मीद जो है वो लगता है कि मंजिल करीब आ रही है। फिर नेक्स्ट डे फिजिक्स का पर्चा था, वो थोड़ा मेरा गड्ढा था, लेकिन बहरहाल मतलब उसमें एक ये था कि बिलो बिलो 30 मीन जीरो, यानी दिस इज अ बैरियर, यू हैव टू क्रॉस इट, अदरवाइज इफ इज 29 इज दैट बैरियर जीरो। तो मतलब मैंने वो भी देख लिया कि नहीं। फिर केमिस्ट्री का पर्चा मेरा बहुत अच्छा हुआ और मैं इस उम्मीद से निकला था कि मेरा इंशाल्लाह हो जाएगा। और मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, वहां से कॉल वो रिजल्ट आया, काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया गया कानपुर आईआईटी। पिछले सवाल से ही जुड़ा एक और सवाल है कि हमारे नौजवान जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे, मतलब जरूर करें भाई। मतलब कि ऐसा है कि अब बताओ, ये कहावत तो हमेशा से सही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और अब इट्स ऑल द मोर इंपरेटिव फॉर द पीपल टू डू इट बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज आर वेरी 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 लिमिटेड। हमको तो ठीक है, उस वक्त तो नौकरियां मिल जाया करती थी, और मतलब तो, लेकिन हमको तो इसी, यू हैव टू आउटशाइन पीपल, देन ओनली यू हैव ए प्लेस। आपको तो लोगों को आउटशाइन करना, पीछे छोड़ना है, यू हैव टू लीव द पीपल बिहाइंड, देन ओनली यू कैन फाइंड अ प्लेस, अदरवाइज देयर इज नो प्लेस। सिंपल। जी। बिल्कुल, मतलब बहुत क्लियर के मतलब स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, वर्क हार्ड, डोंट गिव अप, इंशाल्लाह डे विल कम व्हेन सक्सेस विल एम्ब्रेस यू। इंशाल्लाह। चल। जब आप आईटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे या आईटी का एग्जाम दिया होगा, उससे पहले आप रात दिन पढ़ा करते थे या सोशल लाइफ भी आप एंजॉय करते थे? मैं बहुत पढ़ता नहीं था, उसकी वजह से मेनली ये है कि मेरी याददाश्त, अल्लाह ताला मतलब ये कि शायद मैं अगर ये कहूँ कि मैं अपने खुद याददाश्त पर खुद को रश्क होता है तो गलत नहीं होगा। आज भी मुझे वो बचपन की वो एक एक बात याद है जो याद थी, जो कि अब मेरे साथियों को कहते भाई 70% लोगों का साफ हो गया है, लेकिन मैं तो आज भी वैसे ही एक एक बात, जुमला, एक एक वाकया याद है वैसे ही मुझको। हम चाहेंगे कि आप अपने बचपन के उस वाक़े को आप चपर्रों में बताएं। कौन सा वाकया है, कोई भी कौन वाक़या, कौन वाला है? कौनो कौनो भी एक बताए दें। अच्छा जी, अरे तो भैया ऐसा है कि पढ़ा जाता नहीं रहा रहनी, मगर अल्लाह मियाँ खोपड़ी हंस दिए देने, वो मैं समाज जात रहा हूँ आज तक न भूला, न इंशाल्लाह भूली कौनो। हम कितने बना ही देखा, लेकिन ये बात हम कहा देखा अल्लाह मियाँ शायद हमारे ऊपर इतना और मतलब ये कि अल्लाह ताला ने साथ में एक चीज और भी, खाली में हमारी याददाश्त रही, जहानतों एक बहुत अहम चीज होती,
अल्लाह मियाँ बहुत ही अंदाज, जबकि एक भी बहुत होती ना कि यहाँ दोनों था। तो फिर बकौल हमारे दोस्तन के कि भैया अल्लाह मियाँ इतना तो कौनों का दे न देता तुमको। मैंने कहा एमा कौनो शक नहीं, तो अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है जो हम इतना हो गए नहीं, वरना हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लखनऊ में लखनऊ में रात रहे नहीं, बाहर रहे नहीं, चपर इलाहाबाद में रहबो नहीं बहन, मगर चपर बोल दी जैसे वहीं रहे नहीं हमेशा। अरे भाई रियाद में एक रहे हैं वारिफ शेखपुर के, वो कहीं चायली ना हुई, कहीं चायली ना हुई, कहने लगा चायली बोल के दिखा, मैं चपर्रो बोल के दिखा। हम कहा मारा सरो तुम्हारी कुबरी टूट जाएगी, पटक दे सरो तुम चित्रा जी कर बस वही का जाए दिया, बस में बोल रहता काफी। आपने अपने प्रोफेशनल कैरियर से बहुत कुछ सीखा होगा, उसमें से कुछ सबक आमोज बातें जो आज की जनरेशन के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, वो आप शेयर करें प्लीज। नहीं ऐसा है कि बस वही बात है कि देखिए एक बात मतलब मैं अपने लिए कहता हूँ और सबको यही एडवाइस करता हूँ, बी अर्जुन। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू हैव टू बी अर्जुन। जस्ट लुक एट द आई, nothing else should be visible. Means when you are studying you are there only, you do not know what's happening. मैं अपना एक जाती वाकया बताता हूँ आपको कि मैं बैठा कमरे में पढ़ रहा था शाम का टाइम, और पीछे दरवाजा खुला था, कोई घुसा पीछे से, मैं यूं बिजी हूँ। उसने कहा कि वो टेबल बैडमिंटन का रैकेट, कहना बारो योर रैकेट, मैंने कहा गो हेड, देखा भी नहीं, यकीन जाने को खो गया, वो चुरा लिया उसने, दिया नहीं मुझे। इसलिए मैं इतना वो वहां पर उसमें रविश था, लगा हुआ था कि मुझको कुछ मैंने जानने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद फिर और कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला कि अर्जुन बन के पढ़िए, काम कीजिए, बिल्कुल एक ही चीज देखना चाहिए, प्ले वाइल यू प्ले, study while you study and play while you play. Concentrate at one point. If concentration is lost, you are lost. अपनी फैमिली के बारे में बताइए, अपने भाई बहनों के बारे में। अच्छा, मेरा एक भाई का नाम खालिद, आरिफ का नाम, हमसे छोटे हैं वारिफ हैं, वो भी लखनऊ में ही रहते हैं। वो एयरफोर्स में थे, उसके बाद वहां से रिटायरमेंट लेके वो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते रहे। कुछ दिन वो मस्कत में भी रहे, कुछ सऊदी अरब वगैरह भी टूर पर ही जाया करते थे। फिर वो वापस आ गए, अब लखनऊ में रहते हैं। उससे छोटे खालिद हैं, वो मस्कत में काफी साल रहे, वहां से आने के बाद 2007 से ही बेकार रहे, मतलब रिटायर्ड लाइफ ही सी है। बहन मेरी अलीगढ़ में रहती हैं, और उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, वहीं पर। माशाल्लाह। आप लखनऊ में कब से रह रहे हैं अभी? अभी तो हमको आए 4-5 साल हो गए अभी तो। अच्छा अच्छा। तो लखनऊ आने के बाद आपकी लखनऊ में कैसी लाइफ है, क्या करते हैं आप? मेरे दोस्त साहब बहुत हैं यहाँ, कोई था मतलब बताया नहीं कि यूं, अगर उसके अलावा भी मैंने सबको ढूंढ निकाला है ना भाई। जब मैं स्कूल तक पहुंच गया तो उसे तो ये तो बीच के थे, ये तो मतलब ये कि लड़कपन के थे, बचपन के तो याद आ मिल गए, तो लड़कपन के तो फिर रहे ही साथ में। आज भी मेरे एक दोस्त की एनिवर्सरी थी, मैंने सवेरे उनको फोन किया, कहना आपको याद है? मैंने कहा कि भाई आप भूल जाइए अपनी एनिवर्सरी, मैं नहीं भूलूंगा आपकी एनिवर्सरी। एक डॉक्टर नदीम फारूकी है कानपुर में, नाम सुना होगा आपने, प्रोफेसर नसीम फारूकी का, जो एमयू में वीसी रह चुके हैं। जी जी जी। मतलब वो मेरे कर्म फरमा रहे हैं। तब वो प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट था, और उस घर से मेरा आज भी बहुत आना जाना है, बहुत मेरी वहां पर वो भाभी अभी भी है, उनका तो इंतकाल हो गया, सालिया भाभी अभी भी हयात है, और बराबर मैं उनके रास्ते में रहता हूँ। अभी कुछ वाकया वहां हो गया था खड़गपुर में, तो उन्होंने हमको फोन करके भाई जरा, उनके बच्चों ने कहा भाई को जरा पता करो, वो पता करो, गुफरान अंकल ही पता कर बता देंगे। और अब उनकी एक बात याद आ गई, तो उस जमाने पहले काफी अर्से तक मैं कोई नंबर याद नहीं करता था, सारे नंबर मेरा लिखता नहीं था, मुझे याद रहते। तो मुझसे उनके बच्चे ने पूछा कि भाई अंकल क्या अभी आप वो नंबर याद रखते हैं? मैंने कहा नहीं, अब मैंने छोड़ दिया। कहना ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा हाँ ऐसा हुआ था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे सर विंस्टन चर्चिल का एक जुमला बताया, आई डू नॉट लोड माई ब्रेन with unnecessary knowledge because knowledge is a bullet to be used in adversaries. तो बताइए खामखा आप लोड कर, तो उस दिन से मैंने ये काम किया, यानी सर्विस बता ऐसे कि आपको चलते मिलेगा हुए और उस पर अमल करना है।
अब ऐसे आदमी का वो जो है उसको तो फिर इग्नोर करना तो हिमाकत होती है, उस दिन से बनना तो सब नंबर, बल्कि यहाँ तक आए। मैं वाकया बताऊं कि मैं यहाँ जब इंडिया में नौकरी करता था डच कंपनी में, तो उस वक्त कार्ल्टन होटल, यहाँ का एक बड़ा होटल, उसमें फोन था, उठाइए तो वो ऑपरेटर उठाती थी। तो जो दिल्ली साहब आए उन्होंने पूछा कि भाई जरा वो 43093 दे दी। मैंने कहा रुक जाइए वाले साहब, आप ट्यूबवेल सर्किल के एसी से बात करना चाहते हैं? कहना हाँ। मैंने कहा 34093 मांग दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा, जब बात हो गई, मैंने कहा मैं आपको ये बता दूंगा 43093 किसका है। मैंने कहा वो बसंत टाकिस का है। कहने लगा अच्छा आपने ये भी बता दिया, ये क्यों है? मैंने कहा मेरा एक दोस्त यहाँ काम करता है। तो मतलब ये कि ये जो है मेमोरी है जो अल्लाह ताला ने दी है, और इस तरीके से कि रास्ते चलते लोगों से कहना भाई अच्छा ये नंबर है भाई। ए, जैसे कि मुझको एक हमारे ब्रिटिश के बताया था कि रामानुजम का किस्सा आपने सुना होगा, 1729, हाँ 1729, कि इट इज 10³ + 1³ एंड 12 नहीं 12³ + 1³ और 10³ + 9³, दो गिनतियों का अलग अलग क्यूब है ये कब कहा गया था? जब वो आखिरी वक्त में मिस्र मर पड़ते तो उनसे लोगों ने इम्तिहान लिया कि मैं आया, तो मतलब ये कि ऐसा वो गाड़ी का नंबर ठीक है, उन्होंने क्या नंबर था ये बताया, तो कहने तो बड़ा अच्छा नंबर उन्होंने फौरन कहा। कितनी फेमिलियरिटी थी उनको ये एक एक गिनती, एक एक उससे। वो प्रोफेसर का नाम, टीचर का नाम था डॉक्टर राम गोविंद पांडे, मुझे याद है, बड़ी इज्जत करता था उनका, उनकी। वही बात थी कि आदमी का जहन जो है वो होना चाहिए। जी क्लास में है तो बिल्कुल अटेंटिव होइए। जो पढ़ाई, अगर अगर किताब से सब कुछ मिल जाता तो फिर क्लास की जरूरत क्या थी? लाइब्रेरी से सब कुछ मिल जाता तो फिर वही उस्ताद की जरूरत क्या थी? उस्ताद तो होते हैं। बिल्कुल। प्रोग्राम के आखिर में आप परगना चाइल्ड कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं चाहूंगा कि सब लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें, नाम रोशन करें, परगना चाइल्ड का नाम रोशन करें, आबा व अजदाद का करें। ये एक नाम परगना चाइल्ड जो है ये कभी न मिटे, मतलब ये हमेशा रहे दायमन। ये मेरी दुआ है, तमन्ना है, और यही मैं चाहूंगा कि अपने नौजवान लोग सदियों से कि भाई आगे बढ़ के नाम रोशन करते रहें, अपने खानदान का, अजदाद का, उस सरजमीन का जहाँ की वो उससे उनका ताल्लुक है, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ वो बड़े, जहाँ का बचपन गुजरा होगा भाई भाई। मतलब उसके बाद तो माश के लिए तो लोग जाया करते हैं, लेकिन वो तो जो खून में है वो तो रहेगा बकौल शख्स के भाई चायली चायली होता है जहां भी जाता है। एक नजम साहब से आप वाकिफ हैं, आज नाम उनका ले रहा हूँ, अरे भाई चायली तो चायली है जहां भी जाएगा। और वो मुझको जो मेरी जो मैंने केस जीता है तो कहने लगे ये आप चायली है, इसीलिए जो मतलब ये उसी को देते हैं कि चायली का ही मिजाज होता है जो आपने करके दिखाया प्रैक्टिकली सऊदी में। तो बताऊं क्या, बता, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात मुतमईन हुए होंगे मेरी गुफ्तगू से। जी जी, बहुत अच्छा लगा। गुफरान साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला खैर, मतलब ये कि ये सब आप लोगों की इज्जत अफजाई है, वरना खाकसार किस लायक है। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले फी एपिसोड में अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।